हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे। आप सभी यूपी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए, उनके लिए करंट अफेयर्स की रिवाइंड सीरीज़ का आज दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स का चैप्टर 2 लेकर के आया हूं। चैप्टर 1 बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया था आपके लिए। आज चैप्टर 2 में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, कई सारी जो नई करंट अफेयर्स है उसको भी सीखेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड शोरिंग के बारे में, यानी द टर्म फ्रेंड शोरिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड शोरिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, इस्टेब्लिशिंग ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप विथ राइवल नेशन, यानी प्रतिद्वंदी देशों के साथ वैश्विक व्यापार में साझेदारी स्थापित करना। ऑप्शन बी, रीलोकेटिंग सप्लाई चेन टू अलाइड और फ्रेंडली नेशंस फॉर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक और भू राजनैतिक स्थिरता के लिए सहयोगी या मित्र देशों को आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थानांतरित करना। ऑप्शन सी, डेवलपिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स फॉर ग्लोबल मॉनेटरी कंट्रोल, यानी कि वैश्विक मौद्रिक नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली विकसित करना। ऑप्शन डी, प्रमोटिंग बायलैटरल ट्रेड थ्रू शेयर्ड कल्चरल एक्सचेंजेस, यानी कि साझा सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। आपके पास कुल 15 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसान सवाल है। फ्रेंड शोरिंग, जैसा कि मैं अगर आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो ये कुछ ऑफशोरिंग जैसा लग रहा है। ऑफशोरिंग यानी कि जो अपनी सर्विसेज हैं, कई बार इंडिया जो है अमेरिका से बहुत सारी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर लेता है, या ये कहें कि वहाँ की जो सर्विस इंडस्ट्री है वो बेंगलोर से चलती है, और ऐसी जो कल्चर है, ऐसे कल्चर को कई बार आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो फिर फ्रेंड शोरिंग क्या हो सकती है? ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग, ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रीलोकेटिंग सप्लाई चेन्स टू अलाइड और फ्रेंडली नेशंस फॉर इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि इंडिया जो है वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है यूएस की पॉलिसी में फ्रेंड शोरिंग के लिए, ऐसा येलेन ने कहा है, जो कि वहाँ के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा जो है वो एड्रेस करते हुए गांधीनगर में दिखाई पड़ रहे हैं, और वहीं पे ट्रेजर सेक्रेटरी जेनेट येलन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की आपको इस फोटोग्राफ में थी, जो फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो अब फ्रेंड शोरिंग क्या है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। जब भी कभी ऑफ शोरिंग जैसा टर्म इस्तेमाल हो लेकिन फ्रेंडली नेशंस के लिए, तो इसको फ्रेंड शोरिंग कहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी में ऐसा येलन कहती हैं, इंडिया जो है वो इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। उसके बिना यूएस अपनी पॉलिसी में ऑफशोरिंग का जो सर्विसेज की जो ऑफशोरिंग है वो इमेजिन नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत ही पहले का जो है ये पूरी न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ सफिशेंट है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि फ्रेंड शोरिंग क्या होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंडिया जो है, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उस वजह से भी चाइना के ऊपर जो 60% की ड्यूटी लगा रहे हैं ट्रंप, उसकी वजह से जो अमेरिकन कंपनियां जो कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली यूनिट को लेकर के इंडिया आने की फिराक में है या इंडिया आना चाहती हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ द रीज़न ये जो फ्रेंड शोरिंग टर्म है वो आजकल आपको न्यूज़ में दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रेंड शोरिंग into India has for the most been limited to the high-end manufacturing goods, but broader supply chain recognition into the country could take place. The Trump administration imposes 60% tariff on China. तो ये चीज़ हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अभी अभी हाल में ही ISFR 2023 की रिपोर्ट रिलीज हुई है। स्टेटमेंट 1 है,
The total forest and tree cover in India is approximately 25% of the country's geographical area. यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% है। स्टेटमेंट 2 है, महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी महाराष्ट्र में वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। द थर्ड स्टेटमेंट इज छत्तीसगढ़ हैज़ हाईएस्ट टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी कि छत्तीसगढ़ में कुल वन और वृक्ष आवरण सबसे अधिक है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। आप इसका आंसर दें। 30 सेकेंड में आपको देता हूँ। 30 सेकेंड में आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ISFR रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अपनी जब प्रीवियस इंस्टीट्यूट को छोड़ने वाला था उससे पहले मैंने ISFR रिपोर्ट के बारे में पढ़ाने के लिए सोचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक निष्कासन हो गया। तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। सॉल्व करें इसको। ISFR एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, खुद से भी पढ़ें। मैं भी आपके लिए इसकी रिपोर्ट की समरी मैं एक बार लेकर के ज़रूर आऊँगा एग्ज़ाम से पहले। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उसको देखिए, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो इसका मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और ये जो 25% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया है, यह भी बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अब दूसरे स्टेटमेंट की यदि हम बात करें, महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या इसका जो फैक्ट है वो है छत्तीसगढ़। सॉरी, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको कि जो दूसरा स्टेटमेंट है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़, न कि महाराष्ट्र। तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो इनकरेक्ट है, छत्तीसगढ़ सही है। और जबकि छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसलिए जो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है वो ए है, करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ ना होकर के यहाँ पे मध्य प्रदेश यानी कि MP होगा। मैं एक बार सारी चीज़ों को रिकलेक्ट कर देता हूँ। जो पहला स्टेटमेंट है वो 25% है, बिल्कुल सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है महाराष्ट्र न होकर के यहाँ पे CHG यानी कि छत्तीसगढ़ होगा, और वहीं पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जगह पर मध्य प्रदेश होगा। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही दिखा देता हूँ। पहले तो ये ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, और ISFR की 2023 की रिपोर्ट में आपको ये की फाइंडिंग्स, सैलिएंट फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसमें यदि आप देखें तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज़ दिस मच, जो कि इतना स्क्वायर ऑफ किलोमीटर बता रहा है। और ये जब कह रहा है कि 25.17% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री जो है वो फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 जो है वो हमें टोटल कंट्री में फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है, ऐसा फॉरेस्ट रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो कहाँ पर हुआ है, वो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे 683.62 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, जो कि सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई रैंक 1। अब इसको अगर जो इंक्रीमेंट के हिसाब से अगर रैंकिंग दें तो पहला जो रैंक आता है वो होता है CHG का, यानी कि छत्तीसगढ़ का। दूसरा जो रैंक आता है वो UP का आता है, यानी दूसरा रैंक आपको UP का है। तीसरा रैंक जो है वो राजस्थान का है। इंटरेस्टिंगली ये सारे ही जो स्टेट हैं उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन की नहीं जाती है कि ये फॉरेस्ट सर्वे जैसी रिपोर्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने किया है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस फैक्ट ऑल्सो। अब तीसरे स्टेटमेंट की भी बात करते हैं। तीसरे स्टेटमेंट को जब मैं रिपोर्ट में ढूंढने गया तो वहाँ पे मुझे कई सारे लाइंस तो मिली, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छा कवरेज था वो वहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्लूडिंग ट्री कवर 2023 में ये शो कर रहा है, जिसमें फॉर्मूला है y = T + G।
और इसमें जब हमने रैंकिंग देखी तो यहाँ पे हमें सबसे पहली रैंकिंग पे देखने को मिला मध्य प्रदेश, दूसरी रैंकिंग पे देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड रैंक पे हमें देखने को मिला महाराष्ट्र। अब ये सारी रैंकिंग भी आपको आई होप याद होगी या याद रख लीजिएगा कम से कम, इन केस अगर आपने सही आंसर दिया होगा तो। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल POEM-4 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM-4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The first statement is it aims to carry small payloads for testing new technologies and scientific experiment, यानी कि इसका उद्देश्य नई तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों के परीक्षण के लिए छोटे पेलोड ले जाना है। Second, the second stage of the PSLV rocket is utilized for POEM platform, यानी कि PSLV रॉकेट के दूसरे चरण का उपयोग POEM प्लेटफॉर्म के लिए किया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज 1 ओनली, B 2, C बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ। इसरो ने अभी हाल में ही दिसंबर में PSLV POEM का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, उन्होंने उसको लॉन्च किया है और चेक किया है कि क्या ये पॉसिबल है। और इसी से संबंधित हमारा आज का ये तीसरा सवाल है। इट इज़ अबाउट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ऑर्बिटल मॉड्यूल है, पहले तो इसे ही समझ लेते हैं कि ये आखिर संबंधित किससे है। ये एक्चुअली में संबंधित है स्पैडेक्स से। स्पैडेक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो का स्पैडेक्स दिसंबर महीने में ही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जहां पर स्पेस में ये दो पेलोड्स को या दो जो सैटेलाइट जैसी चीज़ें हैं उनको ले जा करके दोनों को फिक्स करेंगे या मर्ज कर देंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर देंगे। ये ऐसा टोटल इनका एक्सपेरिमेंट था स्पैडेक्स का। ठीक है, आई होप आपको ये बातें अभी तक समझ में आ रही होंगी। आपको एक बार धीमे धीमे मैं चीज़ों को समझाऊंगा और आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो मैंने आपसे बताया कि स्पेडेक्स जो है वो इसरो का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको इन्होंने दिसंबर में किया और उसका पर्पज़ ये था कि इन स्पेस डॉकिंग मतलब किसी दो स्पेस क्राफ्ट को ये स्पेस में ले जा करके एक दूसरे के साथ मर्ज कर देते या एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते, जोड़ देते। ये चीज़ कहलाती है इन स्पेस डॉकिंग। ठीक है, अब इसको ले जाने के लिए इन्होंने PSLV C60 का जो है वो इस्तेमाल किया। ये दिसंबर 30, 2024 की न्यूज़ है। यहाँ तक भी आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आखिर तो फिर ये POEM-4 क्या है। तो जब स्पेसएक्स जो है वो जा रहा होगा और ये जो दोनों सैटेलाइट या जो दोनों स्पेसक्राफ्ट हैं ये दोनों मर्ज हो रहे होंगे या एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये कई बार यहाँ से यानी कि धरती से ले करके जाना होता है, लेकिन इसरो ने यहाँ पे एक थोड़ी सी बचत करी, थोड़ी सी चालाकी करी। चालाकी क्या करी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। चालाकी उन्होंने ये करी कि सपोज करिए कि ये आपका रॉकेट है जिसको कि PSLV हम कह रहे हैं। अब ये जो रॉकेट है ये फनल के साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब ये रॉकेट के कई सारे स्टेजेस होते हैं और इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेस होते हैं, जिसमें से जो चौथी स्टेज है वो जा कर के स्पेस में डेबरी बन जाती है, यानी कि वो चौथी स्टेज का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, बर्न भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है क्योंकि वो लास्ट स्टेज होती है और वो वहाँ पे यूटिलाइज भी नहीं हो पाती है। लेकिन इसरो ने इस बार इस चौथी स्टेज में जो उनका जो असेंबल यूनिट है या जिसमें वो फ्यूल रखे हुए थे उसको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म की तरह से इस्तेमाल कर लिया और उसको स्पेस डेबरी बनने से हटा दिया या बचा लिया। अब इसको ये जो डेबरी है, ये जो चौथे स्टेज का
सैटेलाइट का जो चौथा स्टेज है इसको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना लिया और उस प्लेटफॉर्म पर रख करके दो सैटेलाइट को ये मर्ज करेंगे, सैटेलाइट 1 एंड सैटेलाइट 2, और इस इन स्पेस डॉकिंग मिशन को इन्होंने नाम दिया था स्पेसएक्स। अब आपको सारी चीज़ें कनेक्ट हो जा रही होंगी कि क्या है ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल क्या है, बेसिकली ये चौथा जो स्टेज है इसी को ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इसको ये बोल रहे हैं क्या, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। अब यहाँ पे इन चीज़ों को देख लेते हैं। देखें, इसरो डिमॉन्स्ट्रेटेड वॉकिंग रोबोटिक आर्म ऑन POEM-4, यानी कि रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करते हुए POEM-4 की वॉकिंग को इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड वॉकिंग रोबोटिक आर्म इन अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अर्थ में रहते हुए, और रोबोटिक आर्म जो है वो इटसेल्फ जो है वो इंडिया का बनाया हुआ है और वो इस काम में लिया जा रहा है। अब यहाँ पे पढ़ो, रीपर्पजिंग रॉकेट स्टेज, यानी कि आफ्टर PSLV रॉकेट लॉन्चेस इट्स प्राइमरी पेलोड लाइक ए सैटेलाइट, द फोर्थ स्टेजेस PS4 इज यूजुअली डिस्कार्डेड एंड बिकम स्पेस डेब्री। ये क्या बन जाता था, स्पेस डेब्री बन जाता था। लेकिन POEM चेंजेस दिस बाय रीपर्पजिंग द PS4, यानी कि जो PSLV की सैटेलाइट का जो चौथा स्टेज है उसको इन्होंने स्टेबल प्लेटफॉर्म के तरीके से इस्तेमाल किया, और अब ये जो स्पेस डेब्री की तरह से नहीं जाएगा, जबकि एक्सपेरिमेंट में ये इस्तेमाल में काम में लिया जा सकेगा। तो ये सारा जो पर्पस है, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है, इट सर्व्स वन थिंग। यहाँ पे सेकंड स्टेज की जगह पे नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फोर्थ, और जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, A1 ओनली। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, टी है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। यहाँ पे चौथा स्टेज होना चाहिए था, दूसरे चरण नहीं, फोर्थ, यानी कि चौथे चरण की बात हो रही है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये जो सैटेलाइट है, ये जो यहाँ पे आप दृश्य देख रहे हैं या जो फोटो देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट द सैटेलाइट, और इसका जो प्लेटफॉर्म है यानी इसका जो चौथा स्टेज है वो यूटिलाइज हो जाएगा। और इसको बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं वो सभी प्राइवेट कंपनियाँ हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, एन स्पेस टेक्स, स्वेच्छा सेट VO पेलोड, ये पूरा जो मॉड्यूल है ये किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। और ये किसके लिए बनाया है, ये बनाया है इसरो के लिए। और ये जाएगा किसके साथ, POEM-4 के साथ, और वहाँ पे जा कर के ये रोबोटिक आर्म की मदद से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको POEM, स्पेसएक्स और बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से अब समझ में आ रही होंगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जेट, फाइटर जेट्स, यानी कि फाइटर जेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है MiG-23, दूसरा है F-22, तीसरा है HAL तेजस, चौथा है सुखोई Su-57। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, यानी कि उपरोक्त में से कितने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी चार। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। अभी हाल में ही इंडिया ने अपने स्वयं के बलबूते पर नेक्स्ट जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने के लिए सोचा है, और जब से उन्होंने ये सोचा है तब से फिफ्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक डिस्कशन या एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स फ्लोट होने शुरू हो गए हैं, एंड दैट्स वाई यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B ओनली 2। अब ये क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन्स क्या होते हैं। कुछ खूबियाँ होती हैं जो कि फाइटर प्लेन्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये खूबियाँ उनको फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाती हैं। ये खूबियाँ क्या क्या हैं, स्टील्थ होनी चाहिए, यानी कि रडार में ये आसानी से नज़र नहीं आना चाहिए। एडवांस एवियोनिक्स होना चाहिए। इसके अलावा फ्लाई बाय वायर सिस्टम, फ्लाई बाय वायर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये ऑटो पायलट और कंप्यूटर की ऐसी इंटीग्रेटेड मशीन होनी चाहिए कि बहुत ही सूक्ष्म इशारे जो हैं पायलट के वो ये समझ पाए और उसके प्रति ये रिस्पॉन्ड कर पाए। नेटवर्क कैपेबिलिटीज़, यानी कि इसकी जो नेटवर्क कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड ऑटोमेटेड फंक्शंस बहुत सारे होने चाहिए। इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, जैसे कि F-22, F-35 और सुखोई Su-57। और 2005 और इसके बाद के जो प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उसमें फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन्स कहा जाने लगा था, क्योंकि उनमें इस तरह के फीचर्स जो हैं वो आने लगे थे। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, F-22 और सुखोई
Su-57, उसी की वजह से आपको यहाँ पे दूसरा और चौथा ये दोनों ही जो है वो 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स देखने को मिलते हैं, एंड रेस्ट जो है वो 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन नहीं है, जिसमें कि तेजस आता है, और यह भी 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। 28 अगस्त 2024 को ये न्यूज़ फ्लोट करनी शुरू करी थी, दिसंबर में भी मैंने इसे देखा था। इंडिया प्लान्स टू डेवलप 5.5 जनरेशन फाइटर जेट प्रोटोटाइप बाय 2028। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया प्लान्स टू डेवलप इंडिजिनस 5.5 जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA विद द फर्स्ट प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड बाय 2028। और इंडिया प्लान्स टू हैव फर्स्ट प्रोटोटाइप, यहाँ पे भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA, स्टील्थ एयरक्राफ्ट यानी रडार में नहीं आएगा। इंडियन एयरफोर्स और DRDO का ये संयुक्त अभियान होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, समझ ली। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स हाइएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप MACE इनॉग्रेटेड, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप मेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आपको बताना है, आपके पास है 15 सेकंड, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। एशिया की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे ऊंची और एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप, चेरेनकोव टेलीस्कोप MACE मेज। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लद्दाख। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लद्दाख। यहाँ पे देखें, बी लद्दाख जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इंटरेस्टिंगली ये टेलीस्कोप को लॉन्च करना या इस टेलीस्कोप को जो स्थापित करने वाली बात है वो परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने किया है। इसका इनॉग्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी ने किया था। तो DAE इनॉग्रेट्स MEAS, एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी एट हेनले लद्दाख। हेनले लद्दाख में इसको स्थापित किया गया है। और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं कि इसमें बार्क और ECIL जैसी संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वेबसाइट पर लिखी हुई थी। आई होप इसको आप पढ़ करके चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। बहुत ही आसान सवाल था, शायद मैंने इसको एक बार डिस्कस भी किया है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं पर डिस्कस आपसे नहीं कर पाते हैं, बट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हरिमौ शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि हरिमौ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? A इंडोनेशिया, B मलेशिया, C सिंगापुर एंड D थाईलैंड। यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इनमें से किस देश के साथ हरिमौ शक्ति संयुक्त अभ्यास भारत के साथ वह आयोजित करते हैं? आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर लिस्ट बना दूं सो दैट कि आपको इसको प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना हो। हरिमौ शक्ति, ठीक है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B मलेशिया। ठीक है, तो B मलेशिया जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2024 में B ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मलेशियन आर्मीज़ जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। ये दिसंबर 7 2024 की न्यूज़ है। इसका जो 4th एडिशन है हरिमौ शक्ति वो लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये मलेशिया में आयोजित किया गया है, पहांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बेंटोंग कैंप, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, पर पहांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया, ये आपको ये सफिशिएंट है आपको रिमाइंड करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अबाउट किसान पहचान पत्र यानी किसान फार्मर ID। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसान पहचान पत्र फार्मर ID इनिशिएटिव। किसान पहचान पत्र के पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, द किसान पहचान पत्र फार्मर ID इज़ अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी फॉर फार्मर्स लिंक्ड टू देयर आधार नंबर्स। यानी कि किसान पहचान पत्र, किसान ID, किसानों के लिए उनके आधार नंबर से जुड़ी एक अनूठी डिजिटल पहचान है।
सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि इसका प्रबंधन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। द थर्ड स्टेटमेंट इज, इट इज़ कनेक्टेड टू वेरियस डाटा पॉइंट्स सच एज लैंड रिकॉर्ड्स, लाइफ स्टॉक ओनरशिप एंड सब्सिडीज अवेल्ड। यह विभिन्न डेटा बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि भूमि रिकॉर्ड, पशुधन स्वामित्व और प्राप्त सब्सिडी। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? ओनली 1, ओनली 2, 3 और नन। किसान पहचान पत्र, सरकार बहुत सारे प्रयास करती रहती है किसानों को यानी कि बेनिफिशरीज को पहचानने के लिए, ताकि वो उनको उनका जो उनके प्रति जो योजनाएं लागू हैं उसकी उन्हें जानकारी दे सकें, उसका उन्हें लाभ पहुंचा सकें। तो ये सारी चीज़ें किसान पहचान पत्र को इनिशिएट कर रही हैं कि आखिर जब तक हम बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम बेनिफिशियरी को फाइंड आउट नहीं करेंगे कि ये है हमारा सही बेनिफिशियरी, तब तक हम उस तक सही योजनाएं पहुंचा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B2 ओनली। अब इसको देख लेते हैं कि आखिर ये B2 ओनली क्यों सही है। जो दूसरा है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको जो है वो मैनेज कर रहा है। और बाकी ये क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है इसके लिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। किसान पहचान पत्र या फार्मर आईडी के बारे में दिसंबर 2 को 2024 को ये फ्लोट कर रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो डायरेक्ट किया है स्टेट्स को कि वो ऑर्गेनाइज करें कैंप्स टू इंश्योर करें कि फास्टर जनरेशन ऑफ फार्मर्स आईडी ये बन सके। क्या है फार्मर आईडी? ये आधार लिंक्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए, जो कि लिंक करता है स्टेट के लैंड रिकॉर्ड के साथ। तो ये आधार कार्ड के साथ लिंक न करके, आधार नंबर के साथ लिंक न करके, बल्कि वो स्टेट के लैंड रिकॉर्ड के साथ लिंक करता है। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट कि ये क्या कनेक्ट करता है किन चीज़ों से? तो इट कनेक्ट्स द फार्मर, किसान या किसान पहचान पत्र जो है वो कनेक्ट करता है आधार लिंक्ड यूनिक आइडेंटिटी फार्मर्स आईडी स्टेट लैंड रिकॉर्ड से कनेक्ट करता है। और ये इंक्लूड करता है डेमोग्राफिक डिटेल, क्रॉप जोन इंफॉर्मेशन एंड ओनरशिप डाटा, यानी कि कितनी ज़मीन ओन करते हैं, किस जगह पे कौन सी ज़मीन ओन करते हैं, इस तरह की जो डाटा है, रजिस्ट्री से रिलेटेड जो डाटा हैं, वो सारी चीज़ें ये कंटेन करता है। न कि ये जो एनिमल्स या जो लाइफ स्टॉक की ओनरशिप, ये सारी चीज़ें को ये रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। और केवल जो दो स्टेटमेंट है, सॉरी, यहाँ पे जो आपने देखा ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। माय मिस्टेक, माय बैड। ठीक है, तो बी जो 2 ओनली है वो बिल्कुल सही आंसर है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट लाइफ स्टॉक ओनरशिप ये भी बिल्कुल सही है, लैंड रिकॉर्ड ये भी बिल्कुल सही है, और सब्सिडीज़ जो अवेल की थी यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे एग्री स्टैक यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि इसका भी जो डाटा है वो इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है, इसका भी डाटा जो है वो मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी डाटाबेस के साथ इनको ये लिंक किए हैं, जैसे कि जियो रेफरेंस ऑफ विलेज मैप्स, क्रॉप जोन रजिस्ट्री, क्रॉप डिटेल्स, और इसके साथ रेवेन्यू हिस्ट्री, फिर उसके बाद लोन्स, इंश्योरेंस, इनकम्स, लैंड रिकॉर्ड्स, कवरेज, ये सारी चीज़ों का ही डाटा इन्होंने एग्री स्टैक में इस आईडी के साथ इन्होंने अटैच करके रखा हुआ है। आई होप दिस विल क्लियर द कन्फ्यूज़न, है ना। तो जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है दोनों बिल्कुल सही है। लाइफ स्टॉक की ओनरशिप, लैंड रिकॉर्ड, सब्सिडीज़, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अबाउट बायोलॉजी, द लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी एक और बीमारी जो है वो चाइना में वायरस जो है वो फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एपिडेमिक जैसी सिचुएशन वहाँ पे आ सकती है। तो क्या है ये लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल्स, यानी कि LLPCs इन वैक्सीन इंडस्ट्री इम्यूनिटी में उसका क्या रोल है? यानी कि लॉन्ग लास्टिंग वैक्सीन से प्रेरित प्रतिरक्षा में लंबे समय तक चलने वाली प्लाज्मा कोशिकाओं यानी LLPC की क्या भूमिका है? LLPCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी, यानी कि यह अल्पकालिक प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।
LLPC प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, यानी LLPC लंबी अवधि के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। LLPCs प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स फ्रॉम वैक्सीन्स, यानी कि LLPC वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकते हैं। डी LLPC रेगुलेट्स मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेशन, यानी कि LLPC मेमोरी बी सेल्स सक्रियण को नियंत्रित करते हैं। आपका क्या जवाब होगा बताइए, आपके पास 30 सेकेंड है। LLPC यानी कि लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल्स। अगर आप ध्यान से इस पूरे फ्रेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद आप डिकोड कर पाएँ। प्लाज्मा सेल क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, बेसिक। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, LLPC प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। अब ये क्या चीज़ है थोड़ा देख लेते हैं। लॉन्ग लास्टिंग से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि ये शॉर्ट टर्म जो है वो इम्यूनिटी नहीं होगा, तो ये जो हमारा आंसर वो नहीं होगा। तो एक्सटेंडेड पीरियड वाली जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके साइड इफेक्ट ये सारी गलत चीज़ें हैं, ये सारी गलत बातें हैं। जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आपने करेक्टली फाइंड आउट कर लिया होगा। अब ये न्यूज़ में क्यों है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। नेचर की मेडिसिन मैगजीन में 27 सितंबर 2024 को एक रिपोर्ट निकलती है जो कि सार्स कोविड के बारे में है। सार्स कोविड के बारे में क्या कहता है, स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल्स आर नॉट ड्यूरेबली एस्टैब्लिश इन द बोन मैरो लॉन्ग लिव्ड कंपार्टमेंट आफ्टर mRNA वैक्सीनेशन। अब ये क्या चीज़ है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली में पहले तो सार्स का पूरा नाम समझ लेते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये कोरोना वायरस का जो रिसेंट वेरिएंट था जिसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई, उसके बारे में बात हो रही है। अब ये सार्स कोविड 2 जो है उसकी mRNA की वैक्सीन के बारे में चर्चा कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये इफ़ेक्टिव होती है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसका जो असर है, इसकी जो एंटीबॉडी है वो बहुत ही तेज़ी से घटने लगती है और इसका असर भी खत्म होने लगता है। ऐसा आमतौर पे देखा नहीं जाता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है यह एक चिंता का विषय है, और उसी के ऊपर ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब जरा यहाँ पे देखते हैं। LLPCs हैव बीन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इन रिसेंट रिसर्च पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 इम्यूनिटी एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। तो वैक्सीन को डेवलप करने के लिए हम mRNA की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कभी कोई हम टीका या वैक्सीन बनाते हैं तो प्लाज्मा यानी कि हमारा जो वो लिक्विड जिसमें कि हमारे WBC और रेड ब्लड सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये दोनों जिस लिक्विड में होते हैं उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा बोन मैरो में भी पाई जाती है, और बोन मैरो में प्लाज्मा का बेसिक काम ये होता है कि एंटीबॉडी को छापना या एंटीबॉडीज़ को कॉपी पेस्ट ऐसा करना। तो प्लाज्मा जो होते हैं वो बोन मैरो में जा कर के जो एंटीबॉडीज़ का डेफिनीशन पहले से उनके पास मौजूद होता है, बॉडी में मौजूद होता है, वो प्लाज्मा सेल बोन मैरो में जा कर के कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी कि उनकी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, सो दैट कि जो भी वहाँ पे वायरस है या जो भी कोई ऐसा बाहर से आया हुआ जो जीव है जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उसको वो दूर भगा सके। तो ये सारा जो काम है वो कौन करता है, प्लाज्मा सेल्स करते हैं। कहाँ पे करते हैं, बोन मैरो में करते हैं। और ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, सार्स कोविड 2 की वैक्सीन से। और अब क्योंकि ये वैक्सीन नहीं आ गई है, ये जो बीमारी नहीं आ गई है जो कि अभी एपिडेमिक सी सिचुएशन बनने के आसार लग रहे हैं चाइना में, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब हो गया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अबाउट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। आप लोग कह रहे होंगे कि आज लग रहा है बायोलॉजी के बैक टू बैक दो बहुत ही धांसू क्वेश्चंस जो है सर पूछ रहे हैं, बट कोई नहीं, होता है कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो डिस्कस करने में भी अच्छा लगता है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिसेंटली स्टडीज हैव रिपोर्टेड हाउ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA यानी ECDNA कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर एंड ड्रग रेजिस्टेंस। यानी हाल में ही अध्ययनों ने ये बताया है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA कैंसर
और दवा प्रतिरोध की प्रगति में कैसे योगदान देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ecDNAs are circular fragments of DNA located inside chromosomes present in nucleus of cancer cells। यानी कि ecDNA गुणसूत्रों के अंदर स्थित डीएनए के गोलाकार टुकड़े हैं जो कि कैंसर कोशिकाओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। The statement 2 is it is created by DNA damage and is present in approximately 90% of the cancer type। यानी कि यह डीएनए क्षति द्वारा निर्मित होता है और लगभग 90% कैंसर प्रकारों में मौजूद होता है। The third statement is ecDNA defies the Mendel's law of independent assortment। यानी कि ecDNA मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम का उल्लंघन करता है। Now you have to find out which of the following given above statements are not correct। यानी कि ऊपर दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। It is about A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3। आपके पास 30 सेकेंड है, इसको सॉल्व करिए। आई होप आपको चीज़ें एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में पूछा गया था सवाल और यहाँ पे नॉट करेक्ट का भी ऑप्शन था, तो आई होप आपने इसका ध्यान दिया होगा। यानी कि कौन सा सही नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट। अब इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर एंड ड्रग रेजिस्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। ये ठीक है, सारी बातें हमने समझ ली। तो इसमें जो सबसे आसान स्टेटमेंट है वो मैं एक एक करके आपको समझाते चलता हूँ और हम लोग इसको यहीं हाथों हाथ सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, ecDNA जो है वो डिफाइज करता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड सिंस ये ट्रू स्टेटमेंट है तो हमारा जो नॉट करेक्ट यू हैव टू फाइंड आउट करना था, तो हमारा जो ए जो है वो यानी कि 1 and 2 जो है वो बिल्कुल हमारा आंसर होगा 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, यहाँ पे आंसर होना चाहिए ए और इसका आंसर क्या होगा 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो मेंडल का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मेंडल का लॉ ये कहता है कि सपोज करो कि कोई वो है माता पिता है, ठीक है, एक पेरेंट है और उनका बेबी होता है, ठीक है, उनसे जो है वो बेबी होता है। अब इनसे जो बेबी होता है वो बेबी जो है वो उसमें जो आईज़ का कलर यानी कि जो आँखों का कलर है, आईज़ का जो कलर है उसके लिए कोई एक डीएनए होगा। जाहिर सी बात है कि वो डीएनए जो उसका सेट करेगा आइज़ का कलर, उसके लिए कोई डीएनए होगा। फिर इसके बालों के कलर के लिए यानी हेयर्स के कलर के लिए भी कोई डीएनए होगा, कोई डीएनए का स्ट्रैंड होगा जो कि इसके कलर को, बालों के कलर को सेट करेगा। लेकिन ये दोनों यानी कि ये डीएनए और ये डीएनए आपस में एक दूसरे को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे या गवर्न नहीं करेंगे या रूल नहीं करेंगे। मतलब इसके आँखों का कलर ये गवर्न नहीं करेगा कि इसके बाल का कलर क्या होगा, या इसके बाल का कलर ये गवर्न नहीं करेगा कि इसकी आंखों का कलर क्या होगा। यही चीज़ मेंडल मतलब वही मटर वाला जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था डीएनए या आनुवंशिकी को दिखाने के लिए, सबसे शुरुआती एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। तो मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ था वो ये कहता है कि एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए को गवर्न नहीं करता है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ था। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो बता रहे हैं कि ये फॉलो नहीं करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, अब ये क्यों नहीं करता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली में हमारे पास न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं। आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में, हमारे किसी भी सेल्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जीन होता है। तो उस न्यूक्लियस के जीन में हमें 23 गुणसूत्र या 23 क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं और वो जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, पता भी होगा। अब
ईसी डीएनए यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वो डीएनए होता है जो इस 23 में नहीं पाया जाता है बल्कि एक्स्ट्रा पाया जाता है। अब ये एक्स्ट्रा कैसे पाया गया? तो एक्स्ट्रा ऐसे पाया गया कि कैंसर की जो सेल्स होती हैं ये उसमें कहीं ना कहीं पाया जाता है। कैंसर की सेल्स क्योंकि डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, उनमें इस तरह के टूटे फूटे छिटके अलग से कुछ डीएनए पाए जाते हैं और वो डीएनए सर्कुलर फ्रेगमेंट्स के होते हैं और ये क्रोमोसोम के इनसाइड में नहीं होते हैं बल्कि बाहर लोकेटेड इनसाइड क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कैंसर सेल्स। ये क्रोमोसोम्स के कैंसर सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल बाहर पाए जाते हैं ना, तो ये इनसाइड लिखा हुआ है तो ये बाहर पाए जाते हैं, दैट्स वाई ये गलत है। एक बार इसको देख भी लेते हैं, जरा देखिए यहाँ पे क्या है। ईसी डीएनए चैलेंजेस लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू स्टडीज फाइंड। तो 3 पेपर्स नेचर पब्लिश किया है और ये कंट्रीब्यूट करता है। तो साइंस हैज डिस्कवर्ड स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल 50% कैंसर सेल्स बिकॉज इट वाज प्रेजेंट ओनली इन 1.4% ऑफ द ट्यूमर्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि वन स्टडी जो है वो 2017 में ये पब्लिश करती है कि ईसी डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है 40% ऑफ कैंसर सेल्स लाइंस अप इन अप टू 90% ऑफ द पेशेंट डिराइव्ड ब्रेन ट्यूमर सैंपल्स रिवीलिंग द पिवटल रोल इन कैंसर बायोलॉजी। अब ये क्या कहना चाह रहा है दोनों पैराग्राफ? एक पैराग्राफ ये कह रहा है कि पहले देखा गया था कि ये जो ईसी डीएनए यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये केवल 1.4% ही कैंसर सेल्स में पाई जाती थी। तो इससे इसका न तो पहचान कर सकते हैं कैंसर सेल का, न ही इससे इसका इलाज करने का कोई संभावना नज़र आ रहा था। लेकिन अभी 2017 में जो एक स्टडी फाइंड आउट की गई है उसमें ये पता चला कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैंसर के लगभग 90% जो कोशिकाएं हैं उसमें पाया जाता है और इससे कम से कम एक चीज़ हो सकती है कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं या तो उनकी पहचान हो सकती है या फिर उसका इलाज में भी ये काफ़ी मदद कर सकता है। तो ये जो इनसाइड वाला जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स है, आउटसाइड होना चाहिए। और इट क्रिएट्स बाय डीएनए डैमेज एंड इट इज़ प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द कैंसर टाइप। तो ये लगभग 90% नहीं है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है और सभी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस वजह से ये दोनों फॉल्स हैं। अब ये दोनों फॉल्स हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दे दिया और क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, 1 और 2 ओनली। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स थोड़ा सा और ईसी डीएनए के बारे में जानकारी करते हैं। इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स द न्यूक्लियस कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दैट इनक्लोजेस द डीएनए। देयर आर सम नेचुरल प्रोसेसेस दैट कैन डैमेज डीएनए। फॉर एग्जांपल इन क्रोमोथेरेपीज कुछ कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स जो है वो टूट जाते हैं, रीअरेंज होते हैं। सेल्स कैन ऑल्सो बी मिस्टेकन इन डीएनएज एंड इट कैन मेक कॉपीज ऑफ इम्ब्यू ऑफ न्यू सेल्स। तो ये जो है न्यू कॉपीज़ जो है उस तरह की सेल्स की बनाने लगते हैं और इसकी वजह से हमें ये जो कैंसरस सेल्स हैं वो इस तरह की देखने को मिलती हैं क्योंकि इसमें म्यूटेशंस हो चुका होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन केस आपको इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी और डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन फर्दर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ अबाउट वर्ल्ड बैंक। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको जरूर से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वर्ल्ड बैंक हाईलाइट्स अ ट्विन क्राइसिस ऑफ फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि विश्व बैंक ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के दोहरे संकट पर प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। सीमित कृषि भूमि के कारण जैव ईंधन उत्पादन खाद्य सुरक्षा के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन competes with the food security due to the limited agricultural land. The second statement is agriculture accounts for the 20% of the global greenhouse gas emission primarily due to the fossil fuel dependency. यानी कि कृषि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन लगभग 20% से, इसका जो उत्सर्जन का हिस्सा है वो 20% है, जिसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि से इस दोहरे संकट का हल करने में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि increasing renewable energy adaptation has no significant impact on the resolving of twin crisis. You have to find out the correct answer and A 1 only, B 2 only, C 1 and 3 and D 1, 2 and 3। यानी कि आपको ये मैं आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश में दिखा देता हूँ क्वेश्चन कि 1 और 2 केवल 2 और 3, 1 और 3, 1 2 और 3।
क्या लग रहा है क्या आंसर होना चाहिए? एक बार सॉल्व करिए, आपको 15 सेकंड देता हूँ। चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 1 एंड 2 ओनली। अब इसमें क्या गलत है और क्या सही है इसको देख लेते हैं। नाउ, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक क्या हाईलाइट करता है? ट्विन क्राइसिस। अब ये ट्विन क्राइसिस क्या है? फूड और एनर्जी की सिक्योरिटी। तो पहले तो फूड की सिक्योरिटी क्या है, यानी कि सबको आहार मिल जाए, सबको भोजन मिल जाए, ये फूड की सिक्योरिटी कहलाती है। और एनर्जी की सिक्योरिटी क्या है? एनर्जी की सिक्योरिटी का मतलब सबको फ्यूल मिल जाए, सबको ईंधन मिल जाए, इसकी सिक्योरिटी कहलाती है एनर्जी की सिक्योरिटी। शुरू में तो जब तक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे तब तक तो सभी को भाई फॉसिल फ्यूल मिल जाता था, वहाँ से आप फॉसिल फ्यूल ले सकते हैं, एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही फॉसिल फ्यूल की वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आने लगा, ग्लोबल वार्मिंग आने लगी, तब से जो फॉसिल फ्यूल है उसको घटाया जाने लगा, उसको डेट्रीमेंट या उसको उसमें गिरावट दर्ज की जाने लगी कि भाई इससे तो एनर्जी हम नहीं लेंगे। तो किससे एनर्जी लेंगे? अगर फूड को बायोफ्यूल बनाएं, यानी कि अल्कोहल बनाएं या कुछ और बनाएं, तो उससे हम फ्यूल की आपूर्ति जो है वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस मक्के को, जिस जौ को हमने उगाया था अपने पशुओं को या मनुष्य को खाने के लिए, उस जौ को, उस मक्के को या उस दूसरे किसी फूड को हम क्या करने जा रहे हैं? उसको डाइवर्ट कर रहे हैं फ्यूल की तरफ, यानी कि किसी एक को भूखा रख करके आप अपने ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्विन क्राइसिस। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड ट्विन क्राइसिस। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़िए। बायोफ्यूल प्रोडक्शन completes with food security due to limited agricultural land। तो क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लिमिटेड है, इसलिए बायोफ्यूल का प्रोडक्शन जो है वो compete करता है फूड सिक्योरिटी के साथ, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया, एक्सप्लेन कर लिया। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर द 20%, ओवर 20% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस। तो जरा इस रिपोर्ट को पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज 2019 में 22% जो ग्रीन हाउस गैस है उसका इमिशन केवल इन 3 चीज़ों से हुआ था। किससे किससे? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज। ग्रीन हाउस इमिशन फ्रॉम दिस सेक्टर कैन मोस्टली फ्रॉम एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स एंड डिफॉरेस्टेशन। This estimates does not include CO2 that ecosystem removes from the atmosphere by sequestration of carbon। यानी कि बायोमास या सॉइल में जो सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसको हटाने के बाद 22% का जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन है, वो एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और अदर लैंड यूज़ की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ड्यूरिंग दिस रिसर्च, जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग मिली जो कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप अपने फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप उसको प्रिपेयर कर पाएँ। वो क्या है? वो है ग्लोबल GHG एमिशन बाई सेक्टर, यानी कि सेक्टर वाइज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कहाँ से कौन कितना करता है। तो जो एनर्जी का सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है उसको एमिट करता है, दैट इज़ अकाउंट्स फॉर 34%। और वहीं पे जो इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट अकाउंट फॉर 24%। और इसके अलावा AFOLU, ये उनका कुछ अलग यूनिट होगा, तो 22% ये एग्रीकल्चरल है, ये एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट एंड अदर लैंड यूज़, ये 22% है। और 15% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से है, और बिल्डिंग से लगभग 6% आपको ग्रीन हाउस गैस का एमिशन देखने को मिलता है। और ये सब डाटा क्या है? इट इज़ डाटा फ्रॉम IPCC 2022। तो ये डाटा को अरेंज करके अगेन कोई सेंटेंस ये पूछ सकते हैं। एक बार आपको अगर ठीक से याद हो तो वाटर के यूज़ को लेकर के यूपीएससी ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज़ मोस्टली मैक्सिमम यूज़ ऑफ वाटर जो है वो शो करती है या मैक्सिमम यूज़ ऑफ वाटर करती है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा था, तो इसी बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैक्सिमम एमिट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसमें ये सेक्टर्स आपको लाइन से देखने को मिल जाएंगे, 1, 2,
3, 4 और 5, या फिर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडस्ट्री ओवरऑल द वर्ल्ड यानी अराउंड द वर्ल्ड इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है किस में, जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। तो ए 1 एंड 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का आखिरी सवाल है। इट इज़ अबाउट द विंडफॉल गेन टैक्स, यानी कि विद रेफरेंस टू विंडफॉल गेन टैक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि विंडफॉल गेन टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, इट अप्लाइड टू फ्यूल एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अंडर द सेंट्रल एक्साइज लॉ, यानी कि यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के तहत ईंधन निर्यात और घरेलू कच्चे तेल के उत्पाद पर लागू होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, टैक्स रेट्स वर रिव्यूड एवरी 2 वीक्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की कीमतों के आधार पर हर 2 सप्ताह में कर दरों की समीक्षा की जाती थी। थर्ड स्टेटमेंट इज रिसेंटली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द विंडफॉल गेन टैक्स ऑन क्रूड ऑयल, यानी कि हाल में ही सरकार ने कीमतों में उछाल के कारण देश के भीतर कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल गेन टैक्स लगाया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ओनली, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 एंड 2 ओनली, डी 1, 2 एंड 3। केवल एक, केवल दो, 1, 2 और 3, 1, 2, 1 और 2। क्या लग रहा है क्या सही होगा? विंडफॉल गेन टैक्स। तो विंडफॉल गेन टैक्स को आप सॉल्व करिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। उस दौरान मैं आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें इसके बारे में समझाता हूं। देखिए, सपोज करिए पहले, लेकिन मैं आपको पहले से कुछ टाइम दे देता हूं, सॉल्व कर लें 15 सेकंड। चलिए, अब मैं आपको विंडफॉल गेन टैक्स थोड़ा सा समझाता हूं। क्या होता है विंडफॉल गेन टैक्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 1 एंड 2 ओनली। और अभी हाल में ही विंडफॉल गेन टैक्स को सरकार ने हटा दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है। इस वजह से जो तीसरा स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया है, ये गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस के बारे में कह रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये फॉल्स हो गया। तो क्या सही होगा? सी 1 एंड 2 ओनली। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? बी 1 एंड 2 ओनली लिखा हुआ है, पर इसका जो सही स्टेटमेंट होगा वो सी होगा, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, सी 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, विंडफॉल गेन टैक्स क्या होता है। तो सपोज करिए कि आप एक नींबू या नींबू का शरबत बेचने वाले एक व्यक्ति को जानते हैं। नींबू का शरबत बेचने वाला जो व्यक्ति है वो अपने नींबू का ठेला लगाता था और नींबू का शरबत बेचता था। नींबू का शरबत बिकेगा तब जबकि ज़्यादा हीट होगी, यानी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग नींबू का शरबत पीने के लिए, ख़रीदने के लिए आएंगे। अब जबकि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यह नींबू का शरबत बेचने वाला अचानक से बहुत ही ज़्यादा हीट या बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से इसकी बहुत ही ज़्यादा कमाई हो जाती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसकी जो अर्निंग हुई, एक्स्ट्रा अर्निंग, वो चीज़ कहलाती है विंडफॉल गेन टैक्स। इस एक्स्ट्रा अर्निंग को क्या बोलते हैं? विंडफॉल गेन टैक्स। और इस एक्स्ट्रा अर्निंग को बोलते हैं विंडफॉल गेन। और इस एक्स्ट्रा अर्निंग पे कभी कभी सरकार क्या लगा देती है? चुंगी लगा देती है, टैक्स लगा देती है। इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन टैक्स, विंडफॉल गेन टैक्स। अब इसकी पहचान क्या है कि विंडफॉल गेन कब कहेंगे कि ये विंडफॉल गेन हुआ? विंडफॉल गेन की 1-2 पहचान है। पहला कि यह इसके कंट्रोल के बाहर होता है, यानी कि जो विक्रेता होता है, यानी कि जो सेलर है या जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके कंट्रोल के बाहर होता है। जैसे कि हीट, यानी कि मौसम का बिगड़ना, इसके कंट्रोल के बाहर था और अचानक से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। रेगुलर से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, रेगुलर से स्पाइक अप हो जाए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इसका स्पाइक अप हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? विंडफॉल गेन बोलते हैं। और जब भी इसके ऊपर टैक्स लगता है तो उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। अब क्या हुआ
कि ये जो कच्चा तेल था वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से क्या हो गया, उसकी ऑयल की प्राइसेस में बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिल गई। और ये आमतौर पे कोरोना के बाद हुआ था। तो कोरोना के बाद जब ये हुआ तो उसकी वजह से सरकार ने क्रूड ऑयल के ऊपर क्या लगा दिया था, विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया था। तो वो विंडफॉल गेन टैक्स अभी जा कर के उन्होंने हटाया, यानी 2-3 सालों के बाद। और इसलिए इस ये जो टैक्स है, विंडफॉल गेन टैक्स जो है, वो न्यूज़ में था। अब यहाँ पे देखिए, इट अप्लाइज टू फ्यूल एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अंडर सेंट्रल एक्साइज लॉ। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी विदाउट जीएसटी इसको कंट्रोल करती है, फ्यूल की प्राइसेस को, दैट्स वाई दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज टैक्स रेट्स वेयर टैक्स रेट वर रिव्यूड एवरी 2 वीक्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। दैट्स वाई सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। एंड डी जिसको कि रिमूव कर दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। और क्योंकि 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो इसलिए हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूज विंडफॉल गेन टैक्स लेविड दिसंबर सोर्सेज, और विंडफॉल गेन टैक्स लेविड फ्रॉम जुलाई 1, 2022 टू हेल्प गवर्नमेंट टाइड ओवर द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 एंड गार्नर मोर रेवेन्यू फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको CNBC के न्यूज़ में 18 नवंबर को फ्लोट होती हुई दिखाई पड़ रही थी। दैट्स वाई यू हैव सीन दिस क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच। इन केस अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं HD लाइव स्टडी IQ के टेलीग्राम चैनल को। इसके साथ ही साथ ऋषिकेश दुबे जो है वो मेरा चैनल है, आप मेरे ऑफिशियल चैनल पे मुझसे मीट कर सकते हैं। इन केस आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ माई इंस्टाग्राम ID ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, क्वेरीज और डाउट, प्लीज़ मुझसे जुड़िए या फिर मेरे से क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय।